प्रिय छात्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कक्षा 8 में। आज हम अध्याय 1 के अंतर्गत सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे और समझेंगे, साथ में याद भी करते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम अभ्यास प्रश्न को शुरू करने से पहले हम और भी प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे और समझेंगे। तो इस प्रकार से सारे उत्तर दिए गए हैं। अध्याय 1 से हम शुरू करते हैं और पढ़ते हैं, समझते हैं। तो अध्याय 1 का नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो फसल मतलब जो हम लोग खाते हैं, उगाते हैं, ये सब चीज़ें। उत्पादन मतलब समझ रहे हो, ये फसल उत्पादन मतलब कि उगाना, प्राप्त या निर्माण करना, बनाना, तो उत्पादन हो जाएगा। एवं प्रबंधन, प्रबंधन मतलब उसका रख रखाव, यानी कि फसलों को उगा करके उनका रख रखाव, मेंटेन, ये सब के बारे में जानना है। तो प्रश्न नंबर पहला क्या बोल रहा है, एक सेकेंड। अगर इस तरह करेंगे तो और अच्छे से रहेगा। इस तरह करेंगे फिर समझेंगे, इस तरह करेंगे और फिर समझेंगे धीरे धीरे। एक सेकेंड। तो प्रश्न नंबर पहला क्या बोल रहा है, पीड़कनाशी किसे कहते हैं। तो पीड़कनाशी मतलब होता है, देखो, पीड़क मतलब होता है कीड़े मकोड़े, नाशी मतलब नाश करने वाले, यानी कि पीड़कनाशी हम किसे कहेंगे, जो कुछ ऐसा चीज़ है जो कोई मतलब कीड़ों को नष्ट करे। तो चूँकि हम फसलों के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो ऐसे रासायनिक दवाएं जो कि कीड़ों को मारे, वही क्या है, पीड़कनाशी है। तो देखो क्या है, फसल या फसल उत्पादकों को हानि पहुंचाने वाले जीवों को मारने वाली रासायनिक दवाओं को पीड़कनाशी कहते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो देखो, मान चलो ये खेत है, ठीक। अब यहाँ बहुत सारे पौधे उगे हैं, मान चलो गेहूँ उगी है, ठीक ना, गेहूँ उगाई गई बहुत सारी, गेहूँ या फिर धान भी समझ सकते हो ऐसे, ठीक ना। तो आप जानते हो कि यहाँ कीड़े भी रहते हैं, छोटे छोटे, बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े रहते हैं, है ना, जो कि क्या करेंगे, पौधों को नुकसान पहुँचाएंगे। पौधों क्या पहुँचाएंगे, नुकसान। तो अब हम क्या करें, किसान क्या करें, तो वो बाज़ार जाते हैं और दवाई लाते हैं, कौन सी, जो कीड़ों को मार दे। तो ये दवाई है, क्या है, दवाई। हाँ, तो ये दवाई कहाँ छिड़केंगे, खेत में छिड़क देंगे। तो जो कीड़े हैं छोटे छोटे, ये कीड़े हैं जो कि फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जब छिड़का जाएगा तो कीड़े मर जाएंगे। कीड़े क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो ये कीड़े क्या कर रहे थे, फसलों को नुकसान पहुंचा रहे थे। तो किसानों ने क्या किया, दवाई लाए बाज़ार से और दवाई छिड़क दिया। तो इसी दवाई को क्या बोलेंगे, पीड़कनाशी। जो दवाई होती है उसे पीड़कनाशी बोलेंगे। पीड़कनाशी क्यों बोलेंगे, क्योंकि यह कीटों को मार रही है। किन कीटों को मार रही है, जो कि पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं या फिर फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो यही तो लिखा गया है, देखो ना अच्छे से, फसल या फसल उत्पादकों को हानि पहुंचाने वाले जीवों को मारने वाली रासायनिक दवाओं को पीड़कनाशी कहते हैं। कितना अच्छा है, समझ में आ गया ना, इसे याद भी करना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर अगला क्या बोल रहा है, कौन सा जीवाणु मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में सहायक है। अगर आपने किताब पढ़ी है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ी है तो चलो कोई बात नहीं, हम बताएंगे, साथ में देखते जाएंगे। तो पूछ रहा है कौन सा जीवाणु है, यानी कौन सा छोटा सा जीव है, सूक्ष्म जीव है, जो कि मिट्टी की उर्वरता, मतलब कि उर्वरता शक्ति, मतलब जिसमें इसकी खाद समझ सकते हो, यानी कि उर्वरता शक्ति अच्छी रहती है तो पेड़ पौधे अच्छे उगते हैं, फसल अच्छी तैयार होती है। तो उस जीवाणु का नाम बताना है जो कि मिट्टी की उर्वरता शक्ति को बढ़ाता है। तो उसका नाम है राइजोबियम। तो राइजोबियम नामक जीवाणु जो कि दलदली या दलहनी लिखा है, क्या है, दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाता है।
तो कौन सा जीवाणु है? राइजोबियम नामक जीवाणु है। कौन सा जीवाणु? राइजोबियम, जो कि कहाँ पाया जाता है? दलहनी फसलों के जड़ों में। तो दलहनी फसलों के जैसे कि चना हो गया, मटर हो गई, सोयाबीन हो गया। मान के चलो ये सोयाबीन का पौधा है, मान के चलो ऐसे समझने के लिए, ठीक है ना। ये सोयाबीन का पौधा है, ये मिट्टी क्लियर हो गई, यहाँ पास जड़ें हैं सोयाबीन की, ठीक। तो राइजोबियम नामक जीवाणु जो होता है, इनके जड़ों में ऐसे गांठ के रूप में, ऐसे गांठ संरचना निकल रहती है जड़ों में। इन्हीं गांठ में कौन रहते हैं? राइजोबियम। लेकिन किन किन के जड़ों में रहते हैं? दलहनी। दलहनी मतलब दाल, जिसमें से दाल निकलती है। जैसे सोयाबीन हो गया, इसमें से दाल बनता है ना, और चना हो गया, इससे भी दाल बनता है। तो दलहनी फसलों के जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है, जो कि मिट्टी की उर्वरता शक्ति को क्या कर देता है? बढ़ा देता है, ठीक है ना। ये दिखाई दे रहा है, जड़ों में छोटी छोटी गांठ जैसे संरचना है, यहीं पाया जाता है जीवाणु। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है? हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? तो हरित क्रांति अभी ऊपर ऊपर ये समझ लो, हरित क्रांति मतलब पेड़ों से रिलेटिव, या पेड़ों मतलब कि खेत से रिलेटिव। तो हरित क्रांति के अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा कि इसमें ऐसे बीज या फिर ऐसे पौधे का निर्माण किया जाएगा, या फिर ऐसी दवाओं का निर्माण किया जाएगा जिससे कि खेतों में इनकी वृद्धि हो, ऐसे समझ लो। इसको पढ़ते तो देखो क्या कहा है। हरित क्रांति का तात्पर्य कृषि उत्पादन में उस तीव्र वृद्धि से है जो अधिक उपज देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों व नई तकनीक के प्रयोग के परिणाम स्वरूप हुई है। अगर यह आपको समझ में नहीं आया था तो फिर से सुनो। क्या देखो, हरित क्रांति का तात्पर्य पूछा ना, तो हरित क्रांति का तात्पर्य पता क्या है? कृषि उत्पादन मतलब कि पेड़ पौधे, मतलब पेड़ पौधे नहीं, जो फसल उगाते हैं उसमें वृद्धि करना। जैसे एक समय ऐसा है, एक ऐसा समय रहा होगा जब धीरे धीरे कृषि में या फिर फसल धीरे धीरे कम होने लगी, है ना। तो क्या किया गया? हरित क्रांति के दौरान क्या किया गया? अच्छे बीजों को बनाया गया, उच्च किस्म के बीजों को बनाया गया, अच्छी किस्म के रासायनिक दवाओं का उपयोग किया जाने लगा, और अन्य भी चीज़ों का उपयोग किया गया। तो इसी के अंतर्गत क्या आएगा? हरित क्रांति। तो हरित क्रांति वही है जो कि फसलों के उत्पादन में वृद्धि, और क्या करें, जैसे बीज या फिर रासायनिक दवाओं का, तकनीकी का प्रयोग करें। तो यही क्या है? हरित क्रांति, ठीक। तो हरित क्रांति कभी समझ में आ जाए तो ये समझ लो कि फसलों से जुड़ा हुआ है। हरित क्रांति मतलब फसलों से जुड़ा हुआ। चलो अब अगला पढ़ते हैं। हार्वेस्टर किसे कहते हैं? तो हार्वेस्टर तो आपने देखा होगा ना, गर्मी के समय में या फिर मशीन बड़ी का रहती ना, तो काटने का काम आता है। तो देखो, जिस मशीन के द्वारा फसलों की कटाई की जाती है उसे हार्वेस्टर कहते हैं। समझ में आ गया हार्वेस्टर किसे कहते हैं? जो फसलों को काटे जल्दी जल्दी, मशीन, एक मशीन बड़ी को देखो ना, हार्वेस्टर, तो वही वाली। अब थ्रेसिंग किसे कहते हैं? थ्रेसिंग आपने देखा होगा, गांव के लोग गांव की भाषा में उसे ठेसर बोल देते हैं। तो देखा होगा आप लोगों ने कि गेहूं के गट्ठे को ऐसे मशीन में डालकर ढोसा जाता है, फिर धीरे 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 वो भूसा बना देगा, और जो गेहूं के दाने रहते हैं उसको छन्नी के माध्यम से नीचे कर देगा। देखा होगा आप लोगों ने, है ना। तो ऐसा चित्र में भी दिया गया है, जैसे मशीन है, ठीक ना। तो एक तरफ से डंठल को डालेंगे तो मशीन फिर गोल 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 भूसे को बाहर फेंक देगी, और जो बीज होता है उसको नीचे गिरा देगी, ठीक ना। थ्रेसर भी जान गए। और हार्वेस्टर तो जानते हो, कोई भी मतलब जिससे काटा जाता है फसल को, वही क्या है? हार्वेस्टर है। हार्वेस्टिंग समझ रहे हो? कटाई, इतना समझ लो। थ्रेसर भी जान गए। देखो, काटी हुई फसलों से बीजों या दानों को भूसे से अलग करने की विधि को थ्रेसिंग कहते हैं। ये थ्रेसिंग जान गए। थ्रेसर में क्या होता है?
फसलों के डंठलों को डाला जाता है, जो गट्ठे होते हैं उसको डाला जाता है, तो भूसा बना करके बीज को अलग कर देता है, तो वही प्रक्रिया क्या कहलाएगी, थ्रेसिंग कहलाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको ये लिखना भी है, जैसे देखो यहाँ से ये हो गया, फिर यहाँ से ये और ये 5वां, तो वीडियो को रोक करके लिखना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे है कंबाइन मशीन। कंबाइन मशीन किसे कहते हैं? तो कंबाइन मशीन शब्द ही बोल रहा है, कंबाइन मतलब कि एक से अधिक काम करना, यानी कि ऐसी मशीन जो कि कटाई का भी काम करे और बीजों को भी अलग करे, यानी थ्रेसिंग वाला काम भी करे, तो वह कंबाइन मशीन कहलाया जाएगा। देखो, वह मशीन जो हार्वेस्टर यानी कटाई वाला काम, वह मशीन जो हार्वेस्टर तथा थ्रेसर दोनों का कार्य करता है, कंबाइन मशीन कहलाता है। देखो, आपको चित्र भी दिखा देते हैं। ये वाली तो मशीन देखोगे ना, ये है ना, तो ये क्या है, कंबाइन मशीन है। इधर से फसल को काटती है, तो ये तो क्या कहलाया जाएगा, हार्वेस्टर कहलाया जाएगा। इसको मशीन को हार्वेस्टर बोल देते हैं ना। तो इधर से काटेगा मशीन को, इसके अंदर जब ये जाएगा पूरा फसल, तो इसी के अंदर बहुत सारी मशीनें होती है जो कि भूसे को या फिर चारा को यहाँ से निकाल देगी, और जो बीज होते हैं अपने टंकी में स्टोर कर रहती है, और लास्ट में इस डब्बे के जो खांचा बना है के द्वारा बाहर निकाल देती है। तो कंबाइन मशीन भी आप जान गए होंगे, ठीक, जो दोनों काम कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो पीड़कनाशियों के उपयोग से होने वाले लाभ एवं हानियाँ बताइए। तो पीड़कनाशी मतलब रासायनिक दवाएं। कौन सी रासायनिक दवाएं? जो कि कीटों को मारे। तो अब जो दवा हम खेत में डाल रहे हैं उनके कुछ न कुछ लाभ भी होंगे और कुछ न कुछ हानियाँ भी होगी, तो उन्हें हम लिखेंगे। सॉरी। तो सबसे पहले इनकी हानियों को, लाभ को देख ले रहे हैं। तो देखो, पहला लाभ में क्या लिखना है, पीड़कनाशियों के उपयोग से पौधों को हानि पहुंचाने वाले जीव नष्ट हो जाते हैं तथा इसके उपयोग से पौधों को हानि नहीं पहुंचती है। तो देखो, इसका मतलब क्या कह रहा है कि जो हम रासायनिक दवा का उपयोग कर रहे हैं, इस दवाई का जो उपयोग कर रहे हैं जिसे फसल में डालें, तो इसका लाभ क्या है, जो खराब वाले कीड़े हैं, मतलब जो फसल को ख़राब कर देते कीड़े, उनको ये मार देती है और फसल को भी नुकसान नहीं पहुंचाती। ये पहला हो गया। और दूसरा क्या है, पौधे रोग मुक्त रहते हैं तथा फसल उत्पादन भी अधिक होता है। उत्पादन लिखा है इधर पास, उत्पादन भी अधिक होता है, यानी कि दूसरे में क्या बोला है, देखो, जब कीड़े मकोड़े मर जाएंगे तो इनमें रोग उत्पन्न नहीं होगा, है ना। जब रोग उत्पन्न नहीं होगा तो फसल अच्छी उगेगी। यही तो बोला गया है कि पौधे रोग मुक्त रहते हैं तथा फसल उत्पादन भी अधिक होगा। ये दोनों चीज़ जान गए। अब हानि के बारे में जान, इससे हानि क्या है लेकिन। तो देखो, पहले नंबर हानि में क्या है, पीड़कनाशियों के उपयोग से हानिकारक कीटों के साथ साथ लाभदायक कीट व सूक्ष्मजीव भी नष्ट हो जाते हैं। तो देखो, पीड़कनाशी जो रासायनिक दवा है उससे हानि क्या है कि ठीक है, हम पीड़कनाशी का उपयोग तो कर रहे हैं, लेकिन इससे तो देखो, जो बुरे कीड़े हैं, बुरे कीड़े, तो बुरे कीड़े तो मर जा रहे हैं, लेकिन इस रासायनिक दवा से जो अच्छे कीड़े हैं ना, अच्छे कीड़े, वो भी बेचारे मर जा रहे हैं। और जो अच्छे वाले सूक्ष्म जीव हैं, जो अच्छे वाले सूक्ष्म जीव छोटे छोटे जो रहते हैं, जो पौधों को लाभ पहुंचाते हैं, वो भी मर जाते हैं बेचारे। तो इससे नुकसान देखो ना, इससे नुकसान क्या हुआ कि अच्छे वाले कीड़े भी मर जाते हैं, और जो छोटे छोटे जीव होते हैं जो पौधों को अच्छा पोषण प्रदान करवाने में सहायता करते हैं, तो वो भी बेचारे मर जाते हैं। तो ये एक नुकसान हो गया इसका, पीड़कनाशी का। और दूसरा नुकसान क्या हो गया कि जलीय जीव व पौधों में धीरे धीरे इसका सांद्रण होने लगता है।
क्योंकि रसायन सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित न होने के कारण लंबे समय तक मिट्टी तथा जल आदि में बने रहते हैं, फिर खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करके सभी जीवों के साथ साथ मनुष्यों में भी रोग उत्पन्न करते हैं। तो देखो इतना बड़ा है, सोचोगे ये हमारा समझ नहीं आया। तो अभी देखो फिर से अभी हम हानि देख रहे हैं ना, तो हानि देख रहे थे, तो क्या करना है, तो जैसे खेत है, ठीक ना, इधर फसल है, ठीक, इधर ये फसल है ना, ये दवाई है वही पीड़कनाशी, ठीक, ये पीड़कनाशी है। तो जब इसमें डालें तो पता है दूसरे नंबर में क्या कौन सी हानि हो रही है। जब इस दवा को ऐसे डालते नहीं, इसमें से नहीं डालते, वो देखोगे ना मशीन रहती है, तीसरे घुमा घुमा के फुब्बार टाइप निकला करता है, फिर पूरे हार छिड़कते हैं किसान लोग। तो ऐसे उठा के डिब्बी नहीं डालते हैं, वो बड़ा का बॉक्स रहता है, अपने बैग जैसे रहता है, टांगे रहते डिब्बा, उसमें से देखोगे आप गाँव में। तो देखो इससे क्या होता है। दूसरे नंबर की हानि क्या है, जब इधर पड़ेगा रसायन, ये वाला रसायन दवा पड़ेगी इधर, ठीक, ये पड़ी इधर पड़ गई, तो अब क्या होता है, ये रासायनिक दवा इधर पड़ गई, तो जो इधर के सूक्ष्म जीव है ना, इसको नष्ट नहीं कर पाते, इसको ख़त्म नहीं कर पाते। तो जब ये रासायनिक दवा लंबे समय तक ज़मीन में रहेगी, इधर पानी भी भरा रहेगा, ठीक ना, पानी भरा रहता है ना खेतों में, जैसे धान के खेत हैं तो उधर तो पानी चाहिए। तो जो ये रासायनिक दवा है, ये जो रासायनिक दवा है इधर पड़ी है, तो इसकी अधिकता होने के कारण है, इस दवा की यहीं पास पड़ा है बहुत समय तक, तो धीरे धीरे इसका सांद्रण होने लगता है पौधों में। सांद्रण का मतलब यह है कि पौधों में भी यह क्या चला जाता है, पौधों के अंदर चला जाता है। ये जो रासायनिक दवा है पौधों के अंदर चला जाता है। तो अब इससे क्या हानि होगी, एक तो पौधा अच्छे से ना हो सुनो, तो इससे खाद्य श्रृंखला में क्या हो जाएगी, गड़बड़ी हो जाएगी। खाद्य श्रृंखला मतलब समझ लो, जब ये रासायनिक दवा पेड़ के अंदर चली गई बहुत समय तक, जब बहुत समय तक रहेगी ना तब चली जाएगी अंदर, है ना, तो बहुत समय तक दवाई रही आई, अब धीरे धीरे कहाँ घुस गई, पेड़ के अंदर। जब पेड़ के अंदर चली जाएगी तो फूल फल पत्ती में सबली तरफ क्या पहुँच जाएगा ये रासायनिक दवा। फिर इससे जो बीज बनेगा, ये जो बीज बनेगा तो क्या हो जाएगा, जब इसको हम खाएंगे, इस बीज को जब हम खाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसमें तो रासायनिक दवा मिल गई थी, तो यह क्या करेगा, हमें नुकसान पहुंचाएगा, हमें क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा, हम बीमार हो जाएंगे। और जो छोटे छोटे पशु पक्षी हैं, जब इसको खाएंगे इस बीज को या फिर पत्ती जो खाते हैं कीट, तो वो भी क्या हो जाएंगे, वो भी उनको भी नुकसान होगा। तो अब समझ में आया क्या बोला गया है, तो फिर से एक बार बोले दे रहा हूँ। देखो जलीय जीव, जलीय जीव मतलब जो जल में रहते हैं, वही खेत में जो जल में है जीव, उनकी बात हो रही है। तो जलीय जीव व पौधे में धीरे धीरे इनका सांद्रण होने लगता है, यानी कि जो रासायनिक दवा है वो धीरे धीरे कहाँ चली जाती है, पौधों में, क्योंकि रसायन सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित न होने का कारण, मतलब कि जो छोटे छोटे जीव होते मिट्टी में, वो उसको तोड़ नहीं पाते, नष्ट नहीं कर पाते रासायनिक दवा को, तो लंबे समय तक यह मिट्टी में रह जाएगा तथा जल आदि में बने रहते हैं। फिर क्या होता है, खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करके वही जो खाना में चला जाएगा या फिर कोई कीट उसे खाएगा करके सभी जीवों का करेगा, साथ साथ मनुष्य को भी रोग उत्पन्न करेगा। तो अभी भी समझा ना इधर पास। अब अगला क्या है, यह जल स्रोत में मिलकर जल को प्रदूषित कर देता है। जैसे रासायनिक दवा का उपयोग किए है ना, देखो क्या हो जाएगा, जैसे रासायनिक दवा का खेत में उपयोग किए तो वह दवा हो सकता है आगे बढ़ करके दूसरी तरफ चली जाए, या फिर जब बहुत समय तक जल में भरा रहेगा वही रासायनिक दवा, तो जल को सड़ा देगा क्या, मतलब जल को ख़राब कर देगा, इतना ख़राब कर देगा कि कोई भी जीव वहाँ रहेगा तो मरने की कगार पर आ जाएगा, है ना। तो जल भी प्रदूषित हो जाएगा। कोई गाय वाय अगर पानी पीने आती भी है तो उसको भी बीमारी हो सकती है। आप समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। तो ये भी हानि हो गई। थोड़ा सा एक बार और दो बार और देख लोगे तो सब समझ में आ जाएगा, याद ही करना है इन्हें। अब आता है जैविक खाद।
जैविक खाद क्या है, खाद के लाभ लिखिए। तो जैविक खाद तो जानते हो, जैसे गोबर का खाद हो गया, या फिर जो काफ़ी समय तक अगर पत्तियां पड़ी हुई हैं उससे भी खाद बन जाता है, तो वो क्या कहलाएगा, जैविक खाद कहलाएगा। अब इसके लाभ क्या है उसको भी पढ़ना है। तो देखो, खाद एक जैविक यानी कि कार्बनिक पदार्थ है जो कि पौधों या जंतु के अपशिष्ट से प्राप्त होती है। देखो, पहले मैं इसको पढ़ लेता हूँ यहाँ तक, फिर अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है ना। पहले यहाँ तक पढ़ लेता हूँ। देखो, खाद एक जैविक पदार्थ है जो कि पौधों या जंतु के अपशिष्ट से प्राप्त होती है। किसान पादप एवं जंतु के अपशिष्टों को एक गड्ढे में डालते हैं तथा इसका उपयोग अपघटन इधर पास अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं। अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। तो देखो, इसको समझने के लिए तो देखो, खाद कैसे बनाई जाएगी, तो या तो ढेर लगाया गया है, जैसे अब पशुओं का जो मल है यानी कि लेट्रिन, तो जैसे गोबर हो गया, और जो बकरी करती है लेड़ी वो हो गया, ठीक ना। तो ऐसे धीरे धीरे इकट्ठा कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं, तो कई साल बाद या फिर 1 से 2 साल बाद ये अपने आप खाद बन जाता है। और जल्दी अगर खाद बनाने के लिए तो किसान क्या करते हैं, ज़मीन में ऐसे गड्ढे करते हैं, ठीक ना। इन जो पत्तियाँ हो गई, सड़ी गली पत्तियाँ हो गई, जैसे इधर डाल देंगे, या फिर गोबर होगा तो इन गड्ढों में डाल देंगे, तो इन गड्ढों के नीचे यानी कि ज़मीन में जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं वो इसको तोड़ते हैं, इस पत्ती को तोड़ते हैं, तोड़ करके क्या बना देते हैं, खाद बना देते हैं। तो मिट्टी, देखो इधर मिट्टी भी है और गोबर वाली चीज़ें हैं, गोबर और पत्तियाँ उत्तियाँ हो सकती है। तो धीरे धीरे जब सूक्ष्म जीव इसको तोड़ देंगे यानी कि अपघटित कर देंगे तो कहाँ में बदल जाएगा, खाद में। कहाँ में बदल जाएगा, खाद में। ऐसी खाद का उपयोग कहाँ करेंगे, खेत में। और जब खेत में उपयोग करेंगे तो पौधों की वृद्धि हो जाएगी, ठीक ना। तो यही तो बोला गया है ना कि उपयोग कहाँ करते हैं, खाद के रूप में करते हैं। अब खाद के लाभ, तो लाभ देखिए क्या है। तो पहला क्या है, इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। तो मिट्टी की जल धारण क्षमता मतलब कि अब जो खाद हम डाले हैं खेत में, तो इस खाद को डालने से क्या फ़ायदा है कि अब जब हम पानी डालेंगे तो पानी काफ़ी समय तक मिट्टी में रह जाएगा। ये नहीं कि पानी बह जाएगा कि सूख जाएगा, नहीं। अब खाद डालने से क्या लाभ है कि अब पानी लंबे समय तक मिट्टी में रहा जाएगा, यानी कि नमी बनी रहेगी, और पौधों के लिए नमी बहुत ही आवश्यक है। अब क्या है दूसरा लाभ, इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। तो देखो, मिट्टी भुरभुरी का मतलब क्या है, भुरभुरी मतलब कि ऐसे जब मिट्टी को उठाए, खेत की मिट्टी को आप उठाओगे, ऐसे मसलोगे तो एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में भी टूट जाएगी, ऐसे चुरकुन हो जाएगी। गांव के भाषा में बोलता है चुरकुन, तो चुरकुन हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये तो जानते हो। तो मिट्टी क्या हो जाएगी, भुरभुरी हो जाएगी। और सरंध्र मतलब कि अब उसमें से गैस या फिर हवा अंदर तक जा सकती है। तो जो पेड़ों के नीचे जो बैक्टीरिया वो जीवाणु होता है, वही राइजोबियम वाला, तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर लेगा अपने में, है ना। तो छोटे छोटे पोला भी होना चाहिए ना, तब ना केचुआ अपना खाद बनाएगा या फिर मिट्टी को उलट पुलट करेगा तो और अच्छा बेहतर रहेगा। तो इससे ये वाला फायदा होगा। और क्या है, इससे मित्र जीवाणु की संख्या में वृद्धि हो जाती है। वही मित्र जीवाणु मतलब जैसे केचुआ हो गया, तो जब मिट्टी भुरभुरी होगी और थोड़ी अच्छी वाली रहेगी, नमी भी बनी रहेगी, तो केचुए जो हैं, जो मित्र जीवाणु अन्य भी बहुत सारे होते हैं, तो उनको और अच्छा रहेगा, वो लोग और अच्छे से ग्रोथ कर पाएंगे, वृद्धि कर पाएंगे। और क्या है, जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधरता है। मिट्टी का गठन सुधरने का मतलब यह है कि मिट्टी में जो पोषक तत्व
अगर कम भी हो गए ना, देखो काफ़ी समय तक अगर पौधों में, खेतों में एक ही फसल लगाई गई तो धीरे धीरे किसी न किसी पोषक तत्व की कमी हो जाएगी। लेकिन जब हम खाद डालते हैं, जो पोषक तत्वों की कमी रही होगी ना, तो वो भी पूरी हो जाएगी, यानी कि मिट्टी की गठन सुधर जाएगा। ये भी समझ में आ गया। भले ही ये बड़े बड़े हैं, लेकिन आप 2 बार 3 बार आप पढ़ोगे तो आपको खुद याद हो जाएगा, और थोड़ा सा समझ के पढ़ोगे तो और अच्छा है। अब देखो फसल किसे कहते हैं। तो जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। कुछ लोग तो इतने में ही समझ गए होंगे, और जिनको समझ में नहीं आया तो देख लो। जैसे खेत है, ठीक, तो ये मान के चलो इधर पास चावल है, चावल, ये चावल की फसल लगाई गई तो चावल है चावल, ये पूरा ये बहुत बड़ा खेत है, ठीक ना, तो इधर केवल चावल लगाया गया है। ये चावल, चावल है चावल, चावल चावल का मतलब है कि धान है, धान लगा है, धान का खेत में पूरे क्या लगा, धान है, धान लगा है, धान है, धान। तो बड़े पैमाने पर एक ही किस्म मतलब कि एक ही फसल, यानी कि एक ही पौधा। अगर चावल का पौधा है तो केवल चावल, अगर गेहूं का पौधा है या फिर गेहूं की फसल है तो इसमें केवल गेहूं होगी, इसमें केवल गेहूं है, गेहूं, गेहूं है, गेहूं। गर्मी में देखे हो ना, तो एक इनको किस्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किस्म। तो एक ही किस्म, या तो चावल हो या फिर गेहूं हो या फिर मक्का हो, मक्का समझ रहे हो, भुट्टा। तो केवल एक ही किस्म के पौधे को बड़े पैमाने में उगाना, बड़े पैमाने मतलब कि बहुत बड़े खेत में उगाना इकट्ठा, तो वही क्या कहलाएगा, फसल कहलाएगा। समझ में आ तो गया। जब एक ही किस्म के पौधों को किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। समझ गया है। अब देखो 10वां क्या कह रहा है, किसानों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली कृषि पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं। तो देखो, किसान मतलब कि जो खेत मतलब बीज बोने से लेकर के भंडारण तक, इसके लिए किसान क्या क्या उपयोग करता है। तो देखो, सबसे पहले तो क्या करेगा किसान, मिट्टी तैयार करेगा, ठीक है ना, तब ना कोई भी फसल बोएगा। तो मिट्टी तैयार करना, पहला क्या हो गया, मिट्टी तैयार करना। दूसरा हो गया बुवाई, है ना, उसमें चना भी बो सकता है, गेहूँ भी बो सकता है, धान की रोपाई भी हो सकती है खेत में, तो ये बुआई वाला सिस्टम हो गया। फिर है खाद एवं उर्वरक देना, वही ये तो खाद दे देगा या फिर उर्वरक दे देगा। तो अभी देखेंगे खाद और उर्वरक में अंतर भी आगे ना। तो खाद और उर्वरक ये तो है पौधों के लिए अच्छे हैं, पोषक प्रदान करते हैं, लेकिन खाद नेचुरल होता है, इसे फैक्ट्री में बनाई जाती है उर्वरक को। खैर, फिर सिंचाई, क्योंकि सिंचाई तो लगातार देनी पड़ती है ना, हर हफ्ते में 1 बार 2 बार, है ना, फसल के अनुसार। फिर खरपतवार से सुरक्षा, खरपतवार मतलब जो चारे हैं, चारा जानते हो ना, अवांछनीय पौधे, तो इनसे सुरक्षा, या तो उखाड़ करके या फिर पीड़कनाशी डाल करके या फिर चारा मारने वाली दवा डाल करके, कुछ भी करके। और फिर जब धीरे धीरे पौधा तैयार हो जाएगा तो कटाई हो जाएगी, और जब कटाई हो जाएगी तो उतना सारा जो फसल है उसका जो बीज बना है, मतलब बीज मतलब समझ रहे हो कि जैसे चावल वावल हो गया, बोरिंग भर दिए, तो फिर क्या करना पड़ेगा उसके बाद, भंडारण, यानी कि किसी भंडार गृह में रखना पड़ेगा। तो ये हो गया प्रक्रिया। अब आगे बढ़ते हैं, जुताई किसे कहती है। तो जुताई तो आप जानते हो ना, खेतों को जोतना वही जुताई है। तो लेकिन विज्ञान की भाषा में कैसे करना है, मिट्टी को उलटने, पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। तो विज्ञान की भाषा में समझ गए। जैसे खेत है तो मशीन है, इस तरह करेगा, तो जो ऊपर वाली मिट्टी है वो कहाँ चली जाएगी, नीचे चली जाएगी, और नीचे वाली मिट्टी ऊपर आ जाएगी। तो ये उलट पलट हो गया ना। तो ये उलटने और पलटने और पोला मतलब अब पोला मतलब हल्का हल्का छेद हो जाएगा। छेद का मतलब कि गैसें आदान प्रदान हो सकती हैं। तो उलटने पलटने और पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, जुताई। ये भी आपको समझ में आ गया। अब खाद एवं उर्वरक किसे कहते हैं।
तो खाद्य और उर्वरक क्या है? तो वे पदार्थ, पदार्थ समझ रहे हो ना, दुनिया के हर एक चीज़ पदार्थ है। ये पेन भी क्या है? पदार्थ है। ये भी क्या है? पदार्थ है। पेन के ढक्कन से लेकर मोबाइल भी क्या है? पदार्थ ही है ना। कॉपी किताब ये सब क्या पदार्थ है? ईंटा ऊँटा सब पदार्थ ही है ना। तो वे पदार्थ, यानी कि अब उनकी बात हो रही है जो कि पौधों को लाभ पहुँचाए। तो ये पेन थोड़े पौधों को लाभ पहुँचाएगी। देखो, तो वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक तत्व बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। खाद या उर्वरक कैसे कहेंगे? या तो छिड़का जाता है या फिर मिलाया जाता है। तो कौन से पदार्थ? जो कि मिट्टी को पोषक प्रदान करें। अब ये पेन ऑन में एकेंगे मिट्टी में ऐसे, तो ये लाभ थोड़ी पहुँचाएंगे। तो इसलिए ये पेन ऑन को नहीं कहना है। इधर वे पदार्थ, यानी कि उन पदार्थों की बात हो रही है जो कि पेड़ पौधों को या फिर जो फसल को पोषक तत्व दें, तो उन्हें क्या बोलेंगे? खाद या उर्वरक, जो कि क्या मिलाया जाता है मिट्टी में, या तो छिड़क करके या फिर डाल करके, है ना, ऐसे। अब सीड ड्रिल, सीड ड्रिल क्या है? इसके फ़ायदे लिखिए। तो यह उपकरण बुवाई के लिए ट्रैक्टर में उपयोग किया जाता है। इसके फ़ायदे निम्न प्रकार हैं। तो सीड ड्रिल तो आपने देखा होगा ट्रैक्टर के पीछे इस तरह करते हैं जो। तो देखो, तो क्या करना है, क्या कैसे लिखना है कि यह उपकरण, यानी कि सीड ड्रिल की बात हो रही है। तो सीड ड्रिल बुवाई के लिए ट्रैक्टर में उपयोग किया जाता है। इसका फ़ायदा इस प्रकार है। तो सीड ड्रिल का उपयोग क्या है? बुआई में जो फसल है ना, उसके लिए जो बीज हैं दूर अलग अलग दूरी में, समान दूरी में रहे। तो देखो क्या है, इसके इस्तेमाल से बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। यानी कि जैसे दांते होते ना, दांते बने रहते हैं, इधर बीज पड़ा रहता है ना। फिर जब ट्रैक्टर चलेगा तो इसके सहारे से, इसके अंदर से नली जैसी संरचना रहती है, पाइप के द्वारा ऐसे बीज जाएगा और इधर गिरता रहेगा, एक एक लाइन में गिरता रहेगा, है ना। इसमें से भी गिरेगा, इसमें से भी गिरेगा, इसमें से गिरेगा, तो समान दूरी पर गिरेगा। यानी कि पास पास नहीं, थोड़ा सा दूर, तो इतना दूर, मतलब समझने के लिए बोल रहा हूँ। ये नहीं कि वहीं पास 5-6 बीज इकट्ठा हो गया, नहीं, थोड़ा दूर समान दूरी पर गिरता है। और इसके उपयोग से श्रम और समय की बचत होती है। कि देखो, जब पहले जाओगे तो खेतों में क्या करते थे? बैल से जुताई भी करते थे। अब बैल से भी क्या करते थे? बीजों को अंदर मतलब गिराते थे ज़मीन के अंदर। तो उसमें तो एक एक कुसिया रहती है, कुसिया समझ रहे हो ना, जिससे जोताई की जाती है। उसमें तो एक एक कुसी रहती है, तो कम समय लगता है, मतलब ज़्यादा समय लगता है और मेहनत भी लगता रहा। लेकिन अब तो ट्रैक्टर आ गए हैं, मशीन है, जल्दी हो जाता है, तो घंटों कम मिनटों में हो जाता है। तो यही फ़ायदा हो जाएगा। अब निराई, खेतों से निराई कैसे कहते हैं? निराई मतलब निदाई, गांव की भाषा में बोलते हैं निदाई। तो खेतों से खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं। तो जैसे खेत है, तो ये कोई फसल है, तो इसके जगह पर अब जैसे देखो ना, खेतों में फिर चारा भी उगाते हैं। तो ये जो लाल बना रहा हूँ, मान के चलो ये चारा है। क्या है ये? चारा है। ये चारा है ना, पूरी तरफ चारा। तो निराई क्या है? इन चारों को, चारों मतलब चारा, अवांछनीय पौधे, तो इनको हटाना फिर उखाड़ना क्या कहलाएगा? निराई कहलाएगा। क्या कहलाएगा? निराई। समझ में आ गया? तो यह तो लिखा है इधर पास। खेतों से खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं। अब मिट्टी में रहने वाले केचुए देखो ना, छोटे छोटे पतले, तो कछुआ नहीं बोला, केचुआ बोला। बरसात के मौसम में देखे होंगे आपने। तो मिट्टी में रहने वाले केचुए एवं सूक्ष्म जीव किसानों के मित्र हैं। कैसे? तो देखो, बताना है आप लोगों को। तो कैसे बताओगे? तो मिट्टी में रहने वाले केचुए एवं सूक्ष्म जीव
मिट्टी को पलटकर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं तथा रासायनिक प्रक्रिया द्वारा मिट्टी की उर्वरा शक्ति को भी बढ़ा देते हैं। तो केंचुओं को या फिर सूक्ष्म जीवों को किसान का मित्र काहे बोलते हैं? क्योंकि ये छोटे छोटे जीव होते हैं, तो मिट्टी में ऐसे चलते रहते हैं, मिट्टी को ही खाते हैं और पोटी करते हैं। तो खाद की इनकी पोटी यानी कि लेटरिंग खाद का काम करता है। और जब ऐसे ऊपर नीचे जाते हैं, फिर ऊपर नीचे जाते हैं, तो इससे क्या हो जाता है? मिट्टी पोला हो जाती है। पोला मतलब छिद्रमयी हो जाती है या फिर भुरभुरी हो जाती है। और इसके पोटी से क्या हुआ? ह्यूमस बना। ह्यूमस मतलब कि जो कि इसमें ह्यूमस में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। किनके लिए? पेड़ पौधों के लिए। ह्यूमस मतलब नमी वाला क्षेत्र बना देंगी, या फिर ये समझ सकते हो कि उसमें पोषक तत्व बहुत ज़्यादा मात्रा में आ जाता है ना। तो ये सूक्ष्म जीव और केंचुए क्यों मित्र हैं? क्योंकि ये ज़मीन को पोला करते हैं, मतलब पलटते हैं और पोला कर देते हैं, और साथ में क्या करते हैं? ह्यूमस बना देते हैं। तो इससे क्या हो जाता है? मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। उर्वरा शक्ति मतलब कि जो फसल है इसमें से अब और अच्छे से उगेगा, क्योंकि उस मिट्टी में क्या हुआ? पोषक तत्व बढ़ गया है। किनकी वजह से? सूक्ष्म जीवों एवं केंचुओं की वजह से। समझ में आ गया? अब आगे बढ़ो। फसल चक्रण क्या है? तो ये तो और आसान है। फसलों को अदल बदल कर बोना फसल चक्रण कहलाता है। तो फसल चक्र कुछ नहीं, जैसे फसल चक्रण देखो, जैसे खेत है, ये भी खेत है या फिर यही खेत है, तो मान के चलो इस वर्ष गेहूँ बोया गया, तो अगले वर्ष इधर पास हम चना और राई बो देंगे। फिर अगले वर्ष यहाँ हम अगर चाहे तो सोयाबीन बो दें। फिर अगले वर्ष गेहूँ फिर से बो सकते हैं। फिर अगले वर्ष अरहर बो देंगे। तो यही है, फसल को अदल बदल कर बोना क्या कहलाएगा? फसल चक्रण। लेकिन इसका फ़ायदा है, फसल चक्रण का फ़ायदा होता है। फिर देखो, फ़ायदा बहुत सारा है। अगर फसल चक्रण का उपयोग ना किया जाए तब क्या होगा? मान के लो यहाँ 10 साल तक गेहूँ उगाया गया, गेहूँ उगाया गया, तो अब धीरे धीरे कुछ पोषक तत्व कम हो जाएंगे, क्योंकि जो पोषक तत्व का उपयोग ये गेहूँ कर रहा है, तो भाई धीरे धीरे तो ख़त्म हो जाएगा वो। और जब ख़त्म हो जाएगा तो धीरे धीरे फसल की कमी होने लगेगी। लेकिन फसल चक्रण का फ़ायदा क्या है कि मान के चलो एक बार आपने गेहूँ बोया, अगली बार आपने चना बो दिया, तो सोचो चना के जड़ों में राइजोबियम नामक जो जीवाणु होता है वह तो मिट्टी के लिए अच्छा है। तो इससे फ़ायदा हो रहा है कि नहीं फसल चक्र से? तो मेन बात अपन को फसल चक्रण समझना था। तो फसलों को अदल बदल कर बोना फसल चक्रण कहलाता है। अब बाकी आप जान गए फसल चक्रण का फ़ायदा। अब सिंचाई के पारंपरिक तरीके मतलब कि बहुत पुराने तरीके, हमारे पूर्वज किन तरीकों को उपयोग करते थे, या फिर बहुत साल पहले जो इंसान थे वो सिंचाई करने के लिए क्या क्या करते थे? तो किनका उपयोग करते थे? मोट यानी कि घिरने का उपयोग करते थे, चेन पंप का उपयोग करते थे, ढेकली का उपयोग करते थे और रहट का उपयोग करते थे। इधर पास चित्र भी दिया गया, ये मोट का उपयोग करते थे। ऐसे बड़ा सा थैला होता था, तो रस्सी के धार कुएं में डुबा दिया जाता था। अभी जब पानी आ जाता था तो इसको खींच निकाल के इधर कोई बांध देता होगा, कोई देते होंगे, या फिर कोई पकड़ रहा होगा, फिर इसको उठा करके खेत में से डाल दिए, तो खेत से जा करके फसलों में जा रहा पानी। चेन पंप, तो इधर पास चेन लगी थी, तो जब ये गोल गोल फिरेगा तो ये क्या हो जाएगा? पानी इधर से भर के ऊपर आएगा, फिर इधर गिरेगा तो ये नाली की सहायता से खेत तक जाएगा। ये भी आपने देखा होगा, ये बड़ी के ये जो बैलगाड़ी की चक्का है उसमें बाल्टियाँ बंधी हुई हैं। जब इस तरह गोल गोल फिरेगा तो इधर पानी भर जाएगा। देखो, जब ये इस तरह जाएगा तो इधर पानी भरा है ना, तो ये इधर पास पानी, ये पानी भरा है तो इसके अंदर चला जाएगा, तो इसमें पानी भरा। जब ये उल्टा होंगी इस तरह, तो इधर का पानी नीचे गिरेगा और नीचे गिर के यहाँ आएगा,
और यहाँ से कहाँ चला जाएगा, खेतों में चला जाएगा, या फिर नाली बनी होगी तो बहुत दूर तक खेतों में जाएगा। समझ में आ रहा है। इधर ढेकली को उपयोग किया जाएगा, ये लकड़ी है, तो लकड़ी का वजन जब पड़ेगा तो पानी ऊपर आ जाएगा बाल्टी में। अब तो देखोगे मोटर लगी रहती हैं, है ना, अब तो समरसीबल भी आ गए हैं। तो अब ये छिड़काव वाला ड्रिप वाला देखे होंगे कि बहुत सारी पाइप लगी रहती हैं, अब पाइपों में ये नोजल लगे रहते हैं और नोजल से बहुत दूर तक फव्वारे जैसे पानी निकलता है, आपने देखा होगा ना। तो ये वाले सिंचाई वाले पारंपरिक तरीके, ये हालांकि पारंपरिक तरीके में केवल ये आएंगे, है ना। मोटर वोटर तो अभी नया तरीका है, पारंपरिक तरीके में ये 4 ठो लिखना है आपको। तो फाइनली अब हम कहाँ पहुँच चुके हैं, अभ्यास प्रश्न में, यानी कि अपने किताब वाले में। ये हो गया। तो यहाँ से अपन अभ्यास प्रश्न से शुरू करते हैं। तो क्या है, उचित शब्द छांट कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी कि इनमें से चुन करके हमें इनमें भरना है। तो एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को क्या कहते हैं, फसल कहते हैं, है ना। एक ही स्थान पर बहुत सारे पौधों को, एक ही किस्म के पौधों को उगाने का कहते हैं फसल। फसल कहाँ लिखा है, ये फसल लिखा है, तो इधर पास फसल लिख देंगे। फिर फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की क्या करना होता है, तैयारी, मिट्टी की तैयारी करनी पड़ती है। तो दूसरे नंबर पर यही आ जाएगा, तैयारी। फिर क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर क्या करने लगते हैं, तैरने लगते हैं। जब आप ऐसे सड़े मड़े बीज को गिलास में जैसे पानी भरा है, और सड़े मड़े बीज को अगर डालोगे तो बीज क्या करने लगेंगे, तैरने लगेंगे। तो यहाँ पास क्या लिखना है, तैरने लगेंगे, यहाँ पास लिखोगे तैरने लगेंगे। अब फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से खाली स्थान आवश्यक है। तो सूर्य के प्रकाश एवं मिट्टी से क्या क्या आवश्यक है, जल है, और क्या खाली स्थान में दिया है, जल और पोषक तत्व समझ सकते हो, पोषक तत्व और जल। तो क्या क्या आवश्यक है, जल और पोषक आवश्यक है। तो आप कुछ इस प्रकार से यहाँ पास लिख लोगे। तो ये हो गया अभ्यास प्रश्न, यहाँ से यहाँ तक। हाँ, ये जल हो गया, पहले खाली स्थान में ये आएगा जल, यहाँ पास आ जाएगा, और दूसरे खाली स्थान में पोषक आ जाएगा। ठीक है ना, इसी तरह याद किया जाता है। और जब आप याद करोगे तो ऐसे उंगली रख लोगे, इस तरह हाथ रख लोगे, फिर इसको पढ़ोगे, फिर इस आंसर को देखे बिना आप इसका आंसर बताओगे, फिर देखोगे अरे हमारा सही है, यानी कि हम याद हो रहा है। इस तरह याद किया जाता है। अब इसको देखते हैं। तो सही जोड़ी में लाना है। तो खरीफ की फसल, तो आपको पता होना चाहिए खरीफ की फसल किसे कहते हैं, जिसे कि बरसात में बोया जाता है, यानी कि वर्षा ऋतु में बोया जाता है। तो वर्षा ऋतु में कौन कौन बोया जाता है, धान और मक्का, मतलब अगर और भी होता तो वो भी लिखा जाता, है ना। तो ये वाला आ जाएगा इस वाले में। रबी की फसल, यानी कि जो रबी मतलब जो कि अक्टूबर में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में, और गर्मी में काटी जाती है। तो गर्मी में कौन सी काटी जाती फसल, चना, गेहूँ, मटर, ये सब। रासायनिक उर्वरक, तो रासायनिक उर्वरक के उदाहरण क्या है, पशु अपशिष्ट पदार्थ है, नहीं, ये तो ये वाला तो नहीं है। यूरिया एवं सुपर फास्फेट, ये यूरिया व बोरी यूरिया आपने सुना होगा, नाम देखा भी होगा, तो ये वाले हो गए। अब क्या है, कार्बनिक खाद, तो कार्बनिक खाद क्या मवेशियों का चारा है, नहीं, एक और ऑप्शन दिया है, पशु अपशिष्ट, गोबर, मूत्र एवं पादप अवशेष। हाँ, तो कार्बनिक खाद यही है, यानी कि जैविक खाद। इसका भी आंसर हो गया। तो यहाँ पास आप देख भी सकते हो कि रबी की फसल में धान, मक्का, मतलब खरीफ की फसल में धान, मक्का, रबी की फसल में गेहूँ, चना, मटर, ये जोड़ी आप मिला सकते हो। उत्तर इस तरह है। अब प्रश्न अगला,
प्रश्न नंबर 3 क्या बोल रहा है, निम्न के दो उदाहरण दीजिए, खरीफ की फसल के उदाहरण और रबी की फसल के उदाहरण। तो आप चाहें तो खरीफ की फसल के उदाहरण कहाँ ये है, तो धान और मक्का लिख सकते हैं। रबी फसल में दो क्या क्या लिख सकते हैं, गेहूँ चना, है ना, तो इसके दो उदाहरण ये हो गए। तो आप ये भी लिख सकते हो चाहो तो इन दोनों को, ये प्रश्न नंबर 3 है। तो यहाँ पास उत्तर 3, उत्तर 3। तो रबी की खरीफ की फसल ये हो गई, धान मक्का सोयाबीन मूंगफली आदि। तो हालांकि 2 लिखना है, लेकिन हमने इसलिए लिखा ताकि आपको याद भी रहे। और रबी की फसल में इधर पास लिख लेना आप रबी की फसल। फिर रबी की फसल में क्या आएगा, गेहूँ चना मटर सरसों अलसी आदि, है ना। ये तो खरीफ की फसल हो गई, ये वाली रबी की फसल हो गई, रबी की फसल। इसके बाद यहाँ से गेहूँ चना मटर, है ना। अब प्रश्न नंबर 4, निम्न पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखिए। एक एक पैराग्राफ लिखना है ना। तो किन में लिखना है, मिट्टी तैयार करना, इस पर बड़ा का पैराग्राफ लिखना है। बुआई, इस पर भी निबंध लिखना है। निबंध समझ लो, पैराग्राफ समझ लो, कोई दिक्कत नहीं। और निराई क्या है, इसके बारे में पूरी जानकारी देना है। थ्रेसिंग, इसके बारे में पूरी जानकारी देना है। तो मिट्टी तैयार करना, इसमें के बारे में क्या करना है, तो इस प्रक्रिया में प्रथम कार्य मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना है। इससे जड़ें भूमि की गहराई तक चली जाती हैं। पोला मिट्टी में जड़ें सरलता से श्वसन कर सकती हैं। पोली मिट्टी में केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि होती है, जो मिट्टी को और पलटकर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं। इसके बाद खेतों में हलों के माध्यम से जुताई की जाती है। फिर बुवाई हेतु खेत को पाटल की सहायता से समतल किया जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। मिट्टी तैयार करने में क्या होता है, तो जुताई उताई होती है, और जो इसके अंदर जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं या फिर केंचुए होते हैं वो पोला करते हैं, है ना। तो ह्यूमस बनता है इससे, है ना। जब ह्यूमस बनेगा तो अब फिर धीरे धीरे बुआई की प्रक्रिया चालू होगी। फिर इसमें बीज भी बोएंगे। और क्या होगा, जब इसमें बीज बोएंगे, अच्छा बीज बुआई तो यहाँ पास है, चलो इसके आगे पढ़ते हैं। तो मिट्टी तैयार करना हो गया ना, अब बुआई वाला देखते हैं। तो यह खेतों में बीज डालने की विधि है। बुआई क्या है, खेतों में बीज डालने की विधि। इसके लिए अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का चयन किया जाता है। अच्छी गुणवत्ता वाले बीज अच्छी किस्म के साफ एवं स्वस्थ बीज होते हैं। ये बीज अधिक उपज देते हैं। बीजों की बुवाई के लिए परंपरागत औजारों को उपयोग में लाते हैं। यह कीप के आकार का होता है। इसमें से होकर बीज 2-3 नुकीले सिरों वाले पाइपों से होकर गुजरते हैं। ये सिरे मिट्टी को भेद कर बीजों को स्थापित कर देते हैं। आजकल बुवाई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सील ड्रिल से की जाती है। इससे बीज समान दूरी और गहराई पर रहते हैं तथा मिट्टी द्वारा ढक जाते हैं। तो देखो बुआई क्या है, बुआई बीजों को बोना, वही क्या है, बुआई है। तो हम बुआई, तो या तो हम जो पहले बैल वाला था उसमें कीप लगी होती थी, तो जब इस तरह कीप में जब दाने डालेंगे तो धीरे धीरे कुसिया से होते हुए इधर जाएगी, और जब जोतेगा तो इधर से दाने गिरते जाएंगे। और अब क्या आ गई हैं, मशीनें आ गई हैं, यानी कि ट्रैक्टर, सील ड्रिल। तो सील ड्रिल में अब क्या होता है, बहुत सारे खांचे बने रहते हैं। तो इधर से चलता जाएगा और इधर से बीज
अंदर से होता हुआ ज़मीन में जाता जाएगा, तो पर्याप्त दूरी में भी रहेगा, है ना। और मिट्टी में जैसे बीज गिर गया, मतलब मिट्टी में चला गया, तो फिर जुताई जो कुसिया होती है तो मिट्टी को इसके ऊपर चढ़ा देती है, किसके ऊपर, बीज के ऊपर। तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि अब यह बीज जब दब गया तो कोई पक्षी इस बीज को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और ना खा पाएगा, तो बीज लंबे समय तक बचा भी रहेगा और पानी वानी पा जाएगा तो बड़ा भी हो जाएगा। अब इसके बाद आती है प्रक्रिया निराई, मतलब कि यहाँ पास का हम देख रहे हैं ना, देखो मिट्टी तैयार करना हो गया, बुआई हो गया, अब निराई देखते हैं। तो निराई, खेतों में फसल के साथ कई अवांछनीय पौधे प्राकृतिक रूप से उग आते हैं। ये अवांछित पौधे खरपतवार कहलाते हैं। खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं। निराई न करने से फसल की वृद्धि पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। खरपतवार होने से फसल को जल जगह पोषक तत्व तथा प्रकाश पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता, जिससे फसल की वृद्धि अच्छे से नहीं हो पाती तथा यह मनुष्यों एवं पशुओं के लिए विषैले भी हो सकते हैं। इसलिए फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार आसानी से टूट या फिर हट जाते हैं तथा सूख कर मिट्टी में मिल जाते हैं। और खरपतवार हटाने का उचित समय पुष्पन एवं बीज बनने से पहले का होता है। तो देखो निराई मतलब क्या है, बीजों को अवांछनीय पौधे यानी कि चारा को हटाना है। तो देखो अगर निराई न करेंगे तो आप तो जानते हो कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है तभी कोई भोजन बना सकते पेड़ पौधे। तो जब बहुत सारे चारा रहेंगे तो सूर्य जो पौधे हैं तो उनको पर्याप्त मात्रा में सूर्य का प्रकाश न मिल पाएगा और मिट्टी से पोषण भी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये सब जो चारा है वो सब खींच लेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, फसल खराब होने की संभावना रहती है। और जो कई चारे ऐसे हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं, तो इनको हटाना जरूरी है कि नहीं। तो यही क्या है, प्रक्रिया निराई है। और चारा या खरपतवार को कब हटाना चाहिए, उसमें फूल लगने से पहले। फूल लगने से पहले क्यों, क्योंकि अगर फूल लग गया तो जल्दी ही वो बीज बन जाएगा। अब बीज बन गया तो अगर आप चारा उखाड़ोगे तो हल करके वो बीज फिर ज़मीन में गिर जाएगा, फिर बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए पुष्पन से पहले चारों वारों सबको साफ कर देना चाहिए। अब है थ्रेसिंग। जब फसल पक जाती है तो उसे काटा जाता है। फसल को काटना कटाई कहलाता है। काटी गई फसल से बीजों को अलग किया जाता है, इसे थ्रेसिंग कहते हैं। तो वही थ्रेसिंग वाली परिभाषा इधर जोड़ देनी है, कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ तक उसका उत्तर हो गया चौथे का। अब पांचवा प्रश्न देखते हैं। स्पष्ट कीजिए, उर्वरक खाद से भिन्न है, इसका मतलब अंतर बताना है। उर्वरक खाद से कैसे भिन्न है, तो देखो उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है, यानी कि उर्वरक को इंसानों ने बनाया है। और खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधे के अवशेष के विघटन से होता है। तो खाद प्रकृति द्वारा भी बन जाती है, लेकिन उर्वरक हमेशा कौन बनाएंगे, इंसान, मशीनों, मतलब फैक्ट्रियों में। तो देखो उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, यानी कि उर्वरक कहाँ बनता है, फैक्ट्रियों में। लेकिन खाद खेतों में बनाई जाती है या बनाई जा सकती है ना। किसान वगैरह बनाते हैं ना खाद, अभी बताया भी था पिछले समय। तो उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती। जो खाद यूरिया डालते हैं ना, उससे ह्यूमस प्राप्त नहीं होती। लेकिन जो घरेलू खाद होता है उससे ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है ना, यानी कि मिट्टी में नमी पर्याप्त मात्रा में बनी रहेगी। इसे समझ सकते हो। अगला क्या है, उर्वरक में पादप पोषक
उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होता है। लेकिन खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होता है। तुलनात्मक रूप से क्या होता है? कम होता है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम ये अच्छी मात्रा में होता है। किसमें? उर्वरक में। और खाद में थोड़ा बहुत कम पाया जाता है। लेकिन खाद का नुकसान नहीं है कोई भी, 100 नुकसान है। उर्वरक के नुकसान है लेकिन खाद के नुकसान नहीं है, खाद के फायदे हैं। अब प्रश्न नंबर 6वां। तो आपने ये देख लिया, यहाँ से ये आइए अगला देखते हैं। तो अब 6वां प्रश्न क्या बोल रहा है? तो प्रश्न नंबर 6वां कह रहा है, सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षण करने वाली लचली इतने में दिख भी नहीं रहा। चलो इसको बाद में देखते हैं, बाद में देखते हैं। थैंक यू। अगला इसके बाद बनाएंगे, उसको देख लेना। थैंक यू।